नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक नई सीरीज, यानी कि नई सीरीज क्या, जो नई सीरीज चल रही थी उसमें से आज जो यूपी स्पेशल का जो हमारा जो एक लास्ट क्लास थी वो आज है। और आज हम लोग 100 क्वेश्चन को वाइंड अप कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए थे ये। मैंने आपसे कहा था कि आप इन प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा। नहीं किया है तो फिर से मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जरूर करेंगे इसे। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दशहरे का पर्व जो है अब आ ही रहा है और असत्य पर सत्य का प्रतीक माना जाता है ये। तो अपने भीतर इसी दशहरे और इसी नवरात्रि से सीख लेकर के आपके भीतर जो भी आलस्य प्रमाद आदि हैं उनको दूर करने का प्रयास करिए और अपने ऊपर, अपने आलस्य के ऊपर, अपने प्रमाद के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप को संतुलित कीजिए और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ यह व्रत लीजिए कि यह नवरात्रि आपके लिए निश्चित तौर पर एक कामयाबी के रूप में अगले वर्ष दिखाई देगा। और व्रत आप इतनी मजबूती के साथ लीजिए कि अगले वर्ष आप इस नवरात्रि में जो है कामयाबी के शिखर तक पहुंच चुके हों। तो लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि नवरात्रि को अगर सार्थक बनाना है, अगर वास्तव में इसको चरितार्थ करना अगर आपको है, तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप ईमानदारी पूर्वक जो है मेहनत करें। क्योंकि जब तक आप ईमानदारी अपने कार्यों के प्रति नहीं करेंगे तो तब तक उसका जो वास्तविक फल है, प्रतिफल है, वो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए शुभकामना है और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई भी दिक्कत होगी तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को करने का प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन है आज? हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 75 प्रश्न, 75 प्रश्न हमने उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स के कर लिए हैं। अब आज 76 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि अगस्त 2025 को ISO, क्या ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कौन सी बन गई है? तो लखनऊ FSL बन गई है, वाराणसी FSL, कन्नौज FSL या फिर नोएडा FSL बन गई है। तो A या D में से कोई एक हो सकता है या फिर B या C में से कौन एक हो सकता है? आप बता पाए तो मुझे बताने का कष्ट जरूर करिएगा। क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? आई थिंक D होगा क्या? बिल्कुल नहीं, D नहीं, C होगा, कन्नौज FSL होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो कन्नौज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 8 अगस्त 2025 को ISO, ये जो आप देख पा रहे हैं प्रमाणन होता है अपने आप में, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली प्रयोगशाला बन गई है। इसीलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। यह प्रमाणन अक्सर अच्छा देखा होगा ना, इसको आप लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट आदि के ऊपर आपने लिखा होगा, देखा होगा इसको लिखा हुआ। जैसे हमारे जो एनवायरमेंटल जो हमारे डिपार्टमेंट है हमारे यूनिवर्सिटी में, वहां पर भी ऐसा लिखा हुआ था। तो तब उस समय में समझ में नहीं आया था क्या है ये, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। यह प्रमाणन दरअसल प्रयोगशाला की फॉरेंसिक जांच और विश्लेषण में उच्च मानदंडों की मान्यता देता है अपने आप में। हाई क्वालिटी की रिसर्च वहां पर होती है, प्रयोगशाला में होती है। प्रमाण पत्र तकनीकी सेवा मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवीन अरोरा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को औपचारिक रूप से प्रदान किया है अपने आप में। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें बताना है कौन सा कथन क्या है करेक्ट है आपका। यूपी सरकार ने 2025 में ग्रामीण खेल महोत्सव आयोजित किया। ठीक है। दूसरा, इसमें 50 से अधिक पारंपरिक खेल शामिल किए गए। दूसरा, आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को शहरी खेलों से जोड़ना है। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कथन तीनों सही होने चाहिए। नहीं, एक कथन रॉन्ग है आपका। क्या? एक रॉन्ग है। इसका उद्देश्य जो है ये नहीं होगा, इसमें 1 और 2 सही होगा, यानी कि A इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, कथन 1 और 2 सही है। इस महोत्सव में जो है कुश्ती, खो खो जैसे खेलों को बढ़ावा दिया गया। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि उद्देश्य ग्रामीण खेलों की परंपरा को जीवित रखना था, ना कि केवल शहरी क्षेत्रों खेल से। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, केवल ग्रामीण खेल लिखा है ना, अच्छा यही दिक्कत है। चलिए, काकोरी ट्रेन एक्शन किस संगठन के द्वारा किस क्रांतिकारियों ने इसको अंजाम दिया था? कौन सा संगठन ऐसा था आपको बताना है। पहला संगठन है आपका इंडियन नेशनल आर्मी, INA जिसको बोलते हैं। दूसरा HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। C गदर पार्टी या फिर D आजाद हिंद फौज। इन चारों में से किस संगठन ने दरअसल काकोरी ट्रेन एक्शन को या काकोरी कांड को अंजाम दिया था? काकोरी के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। लखनऊ के पास एक स्थान है, यहीं पर हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड का सॉरी मतलब ये जो है
ट्रेन का कांड, चोरी वाला कांड है ना। चलिए बी इसमें सही हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा इसको अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो चर्चाओं में भी रहा है ये, इसलिए आप एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न यहां से। यानी काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह जो है अभी हाल ही में 8 अगस्त 2025 को सभी शहीद स्मारकों, स्मृति स्थलों और अमृत वाटिकाओं पर भव्य रूप से आयोजित किया गया। आप जानते होंगे कि 9 अगस्त 1925 डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी में सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश खजाने के साथ लूटकर उस धन को स्वतंत्रता संग्राम में लगाया था। ठीक है, इस एक्शन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने अंजाम दिया था, एचआरए को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको चयन करना है। नंबर 1 पॉइंट, यूपी सरकार ने 2025 में स्मार्ट हेल्थ क्लिनिक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, दूसरा क्या है, इन क्लिनिकों में टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा भी इसमें क्या हो जाएगी, समझ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली यही होगा। तीसरा, योजना केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में लागू होगी, क्या ऐसा पॉइंट है? नहीं, ऐसा पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा मुझे तो रॉन्ग लग रहा है बॉस। और अगर बात करें सही कथनों की तो इसमें 1 और 2 कथन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे अनुसार तो एक ही होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए सही। आपकी नजर में क्या है बताइएगा मुझे। बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये योजना दरअसल सिर्फ जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में लागू नहीं होती है, बल्कि ये पूरे यूपी में इसको लागू किया गया है। अच्छा, टेलीमेडिसिन क्या होती है, क्या किसी को पता है? व्हाट इज टेलीमेडिसिन? अगर आपको पता है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। टेलीमेडिसिन क्या होती है, प्लीज इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यूपी का कौन सा सांस्कृतिक स्थल जो है G20 डेलीगेट्स के लिए चुना गया था? वो पुराना प्रश्न है लेकिन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो अयोध्या को, सारनाथ को, नैमिषारण्य को या फिर झांसी के किला को, किसको शामिल किया गया था, किसमें इसको चुना गया था? तो आई थिंक क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि व्हिच यूपी कल्चरल साइट वाज चूजन फॉर G20 डेलीगेट्स विजिट इन 2025। ये 25 इसे नहीं होगा, है ना, इसको हटा दीजिएगा, पहले का था ये। इसका एग्जैक्टली आंसर जो हो जाएगा आपका सारनाथ, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, बी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। यानी कि वाराणसी स्थित सारनाथ को जो है G20 प्रतिनिधियों के भ्रमण हेतु चुना गया था। या बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है कौन सा, सारनाथ, है ना। और भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को क्या करता है, ये दर्शाने का प्रयास करता है बॉस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में कृषक ड्रोन सेवा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत किसानों की सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, योजना केवल सिंचित क्षेत्रों तक सीमित है? नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और क्या पूछा आपसे, व्हिच इज इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग कौन सा है? अच्छा, इनकरेक्ट में सी लिख लीजिए आप, सी छूट गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसमें रॉन्ग कौन सा, तीसरा वाला रॉन्ग है। विकल्प में अगर आप नोटिस करेंगे ऑप्शन में तो केवल ओनली 3 कहां पर है, सी वाले ऑप्शन में है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है, जबकि तीसरा कथन क्या है, रॉन्ग है। यानी कि किसानों को कीटनाशक छिड़काव, उर्वरक वितरण और स्मार्ट सर्वेक्षण के लिए ड्रोन सब्सिडी पर दिए जाएंगे। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि यह योजना पूरे राज्य के लिए है, ना कि केवल सिंचित क्षेत्रों तक सीमित है। आप जानते हो कि इस समय ड्रोन का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। ड्रोन से आप छिड़काव कर सकते हैं, ड्रोन से सिक्योरिटी को फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आजकल AI का भी इस्तेमाल एग्रीकल्चर में खूब किया जा रहा है। AI का जमाना जो है अपने आप में इस सदी में सबसे तेज और सबसे बेहतर रिसर्च में से एक माना जा रहा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग हर क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपके सामने, निर्यात करों को कम करना। ठीक है, दूसरा, औद्योगिक भूमि, भूखंड और शेड के आवंटन को सरल और पारदर्शी बनाना। सी ऑप्शन है, केवल बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। और डी ऑप्शन है, MSME लोन ब्याज दर कम करना। MSME मतलब कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इसको बोलते हैं, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है आगे बढ़ाने। MSME क्षेत्र के लिए सरकार
व्यापक स्तर पर काम करिए। आप लोग जानते होंगे इसके लिए न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपितु स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती हैं वो इस पर व्यापक स्तर पर काम कर रही है ना, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग। चलिए अब आप बताइए कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे जो लगता है इसमें से जो विकल्प आपका बी वाला है ये सही लग रहा है मुझे अल्टीमेटली। आपके अनुसार यही सही है, कुछ और है आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने दरअसल अगस्त 2025 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई औद्योगिक संपदा नीति 2025 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। क्या इसका अल्टीमेटली फोकस है या क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है, ठीक है, कि औद्योगिक भूमि भूखंड और शेड के आवंटन को क्या करना, सरल, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बना करके राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के औद्योगिक विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ताकि हमारे यहां पर रोजगार के नया सृजन हो और इसके अलावा हमारी इकोनॉमी क्या हो, बूस्टअप हो। भूमि भूखंड और शेड का आवंटन अब लीज या किराए के आधार पर नीलामी, ई नीलामी द्वारा किया जाएगा, जिससे क्या होगी, जो प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी बनी रहेगी अपने आप में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को देखें। नंबर 1 पॉइंट क्या है, यूपी सरकार ने दरअसल 2025 में महिला शक्ति उद्यम पोर्टल को लॉन्च किया। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया उद्यम पोर्टल के बारे में। दूसरा, इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। अब आप बताइए मुझे कि इन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1, अच्छा 2 बार हो गया है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, या फिर नाइदर 1 और नाइदर 2, क्या जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, क्या हो जाएगा इसमें से? आई थिंक बी वाला होना चाहिए। दोनों इसमें कथन मुझे लग रहा है सही है, शायद संभवतः बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, यानी कि महिला शक्ति उद्यम पोर्टल महिला जो उद्यमी होते हैं उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें फंडिंग और आपका प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और बाजार से जोड़ने हेतु है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों महिलाओं के लिए है, इसलिए तीसरा कथन क्या है, गलत है अपने आप पे। थर्ड इज रॉन्ग एंड बाकी फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। हालांकि तीसरा कथन इसमें नहीं लिखा है, वो मैंने हटा दिया था, इसको इस पॉइंट को माइनस कर दीजिए। चलिए, ऑपरेशन सवेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और आपको बताना है कि ऑपरेशन जो सवेरा है वो किस चीज के लिए शुरू किया गया था। इसका आंसर आप देंगे मुझे उम्मीद है। तो पहला ऑप्शन है क्या है कि सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सवेरा का उद्देश्य है, या मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए है, और महिला सुरक्षा अभियानों के लिए है। अब आप बताइए कि इस ABCD ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है बॉस। जल्दी से बताने का कष्ट अगर आप करेंगे तो मुझे क्या होगा, अच्छा लगेगा अल्टीमेटली बॉस, है ना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर सही। बहुत अच्छा प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर बताएंगे मुझे सही। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना ही इसका क्या है, उद्देश्य है अपने आप पे, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो आप लोग साइबर क्राइम वाला जो चैप्टर देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे साइबर क्राइम पर प्रश्न आपके एग्जाम में खूब आता, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, ठीक है। ये आपके PCS और UPSC मेंस का सिलेबस भी है इंटरनल सिक्योरिटी वाले में। महिला सुरक्षा एक जो टॉपिक है, ये इस पर जो है ऐसे आधे लिखने के लिए आता है। तो आप एक काम कीजिएगा कि महिला सुरक्षा पर या महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। इसके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं आदि बनाई हैं इनके विकास के लिए, इनके सशक्तिकरण के लिए, तो इसको याद रखना है। और सड़क सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है कई बार, तो सड़क सुरक्षा पर भी या भारत में होने वाली दुर्घटनाओं पर भी निबंध आपके एग्जाम में प्रश्न में के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। ए भाई साहब नोट कर लो, टुकुर टुकुर फोन में देखोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो फोन को साइड कर लीजिए और जो बतिया रहे हैं फोन पे उसको साइड करके रख दीजिए, इधर देख लीजिए जो पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए आप सोच रहे हैं कि सर कैसे जान जाते हैं, बस जान जाता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो क्या मैं कह रहा था कि सड़क सुरक्षा या जो दुर्घटनाएं होती हैं उन पर निबंध आ सकता है। साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी पर प्रश्न खूब पूछता है, आप जानते होंगे मेंस का सिलेबस का टॉपिक भी है अपने आप में। इसके अलावा महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं आदि होती हैं उन पर तो खूब प्रश्न बनता है। तो ये पॉइंट क्या करिएगा आप सभी लोग, इनको रेडी कर लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि हृदय सर ने यह पॉइंट हमको बताए हैं। आप अगर मेरी बातों को सुनकर उस पर काम करेंगे तो याद रखिएगा आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। आप काम कीजिएगा तो, नहीं कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं। चलिए,
यानी कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर क्षेत्र, ठीक है, जिसमें आपका मुजफ्फरनगर शामली में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2025 में ऑपरेशन सवेरा की शुरुआत की थी। पुलिस उप महानिदेशक यानी कि जो डीआईजी होते हैं अभिषेक सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया है अभियान नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क यानी कि निर्माण, सप्लाई चेन और बाकी अन्य चीजों को निशाना बना रहा है। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की पहचान कर जब्त करने की कार्यवाही भी इस पर सुनिश्चित की जा रही है या की जा रही है अल्टीमेटली, ठीक है। नशा एक बड़ा अपने आप में क्या है, बहुत खराब चीज होती है। नशा आजकल फोन भी आपका हो गया, यह भी आपके मानसिक और शारीरिक बल को क्षीण करने का काम करता है, इसलिए फोन को भी सेट किया करिए। बाकी तो नशा जो अन्य चीजें होती हैं, हेरोइन और शराब और बाकी जो चीजें होती है, गांजा आदि, जो सब तो ही है अपने आप में खतरनाक। अच्छा, इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मादक पदार्थ आदि होते हैं उस पर सरकार सिन टैक्स लगाती है। मैंने कई बार सब आपको बताया भी है। और सिन टैक्स क्यों लगाया जाता है? सिन टैक्स जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि जो आपके नशे वाले जो पदार्थ हैं उनका रेट क्या हो, हाई हो सके, रेट क्या हो, बढ़ जाए। तो रेट बढ़ने पर क्या होता है, सरकार सोचती है कि जब दाम बढ़ जाएगा किसी भी चीज का, नशे वाले पदार्थ का, तो लोग कम खरीदेंगे, कम खाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, सरकार इसमें गलत है, ठीक है। सिन टैक्स जो लगाया जाता है, जो हाई टैक्स लेवल जो लगाया जाता है, वो इससे कुछ होता नहीं है, लोग और खाते हैं। बल्कि इससे तो अपना घर जमीन सब बेच देते हैं लोग, है ना। लोग अपनी बीवी तक को गिरवी रख देते हैं। बताइए, ये हाल हो जाता है लोगों का, क्या कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यूपी सरकार ने 2025 में गंगा जल परिवहन कॉरिडोर की शुरुआत की है, ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, माल ढुलाई को जल मार्ग से सस्ता और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। बिल्कुल सही बात है। यह कॉरिडोर कानपुर से वाराणसी तक का है। अब आप बताइए कि इसमें से विकल्प क्या हो जाएगा सही? तीनों सही है या फिर आपका कोई दो सही या फिर केवल एक सही है? हालांकि विकल्प में कोई वन का ऑप्शन नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से विकल्प कौन सा हो जाएगा सही? तो मुझे लगता है इसमें विकल्प 3 होना चाहिए आपका सही। बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन सही है। आप जानते होंगे कि ये जो जल परिवहन है अपने आप में ये बड़ा मजबूत कदम है अपने आप में। और वैसे जैसे अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो जितना भी ट्रेड हमारा होता है, आयात निर्यात, वो समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। लेकिन हमारे देश में भी गंगा जैसी नदियां उपस्थित हैं जिनका एक लंबा जलमार्ग है, जिनकी गहराई भी ठीक ठाक है। और इसमें ऐसे में क्यों ना हम जलमार्ग का उपयोग करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और कई सारी इसमें सुविधाएं मिलती है। तो इसीलिए सरकार ने इस पर व्यापक स्तर पर काम किया है। आजकल तो क्रूज वगैरह खूब चलाए जाते हैं गंगा में, है ना, आप जानते होंगे इस बात को। चलिए, तो इसीलिए सभी कथन क्या थे इसमें से सही थे, यानी कि जलमार्ग से माल ढुलाई सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा अनुकूल होती है। कानपुर वाराणसी खंड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें चुना गया है। पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? बॉस जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं कि जिसमें पहले हम कुछ एक तरीके से ट्रायल करके देखते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायल फेज में रखा जाता है किसी चीज को। जब ये सरकार को लगता है कि ये इससे चीजें फायदामंद हो रही हैं, लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, देश को बेनिफिट मिल रहा है, तो उसी प्रोजेक्ट को सरकार क्या करती है, आगे के लिए अप्रूव कर देती है। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यह होता है कि कुछ समय के लिए ट्रायल करना, तो इसीलिए इसको ट्रायल प्रोजेक्ट पर रखा गया अपने आप में, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ए ऑप्शन है आपका वाराणसी, बी है आपका कानपुर, सी है आपका गोरखपुर और आपका डी है क्या आपका लखनऊ। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर या फिर लखनऊ में से कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा? बताइएगा। पहला ग्रीन जो हाइड्रोजन संयंत्र है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? गोरखपुर हो जाएगा। आप जानते होंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन है अपने आप में बहुत बेहतर चीज है। और ये जो आपका H2O होता है, जो जल होता है, इस पर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। इसमें क्या होता है, प्रदूषण आदि नहीं होता है। तो इससे जो निकलने वाली जो हाइड्रोजन आदि होती है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। और आजकल ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बहुत आगे चल रहा है तेजी के साथ। चलिए, तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। एक लड़के से मैं बात कर रहा था, तो बात करते करते उसने कहा, कुछ बात मुख्यमंत्री जी की आई, तो उन्होंने कहा कि योगी ने ऐसा कर दिया है। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं? बोले जी सर मैं तैयारी करता हूं। मैंने कहा कि तैयारी करते हैं? बोले सर पीछे तैयारी करते हैं। मैंने कहा अच्छा।
तो मैंने कहा कि योगी या योगी जी तो उसने कहा सर नहीं योगी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कहते? मैंने कहा ये सम्मान आप व्यक्त कर रहे हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। बोले नहीं सर, हम पहले सर टीचिंग की तैयारी करते थे, लेकिन अब सर पीसी की तैयारी करते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले सर जो है नोटिफिकेशन नहीं आया टीचिंग वालों का, प्राइमरी की वैकेंसी नहीं सर नहीं आई, बीटीसी मैंने कर रखा है, लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है, सरकार ने नहीं दिया है, और तब से मैं योगी जी को, मैं मुख्यमंत्री जी को मैं योगी नहीं बल्कि योगी जी नहीं बल्कि मैं योगी कह के पुकारता हूं। तो मैंने कहा ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? तो लोग जो है मतलब इतने ज्यादा क्रोध में रहते हैं कई बार कि वो इस बात को भूल जाते हैं कि देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई पद है अपने आप, और कल को आप उसी कार्यपालिका के भाग बनेंगे जहां पर वो आपके बॉस होंगे। ठीक है, आपके भीतर अगर इतनी संकीर्ण मानसिकता है तो गलत बात है। अगर हमारे साथ कुछ, अगर आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं आए, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि आप किसी के सम्मान को घटित होने दें। आप किसी खास पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी भी चीज को आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सम्मान और एक जो हायरार्की होती है बड़ी मस्ट होती है। इसलिए जब भी किसी भी मंत्री आदि का नाम ले तो उनका नाम ना लेकर उनके आगे जी लगाने का कष्ट जरूर किया करिए आप लोग। ये ट्रेनिंग है आपकी। इसीलिए कहा जाता है कि जो पीसी की तैयारी होती है, यूपीएससी की तैयारी होती है, वो क्या होती है, वो पहले एज ए इंटरव्यू होती है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो यही सब चीजें आप वहां पर देखी जाती हैं, और अभी से आपके भीतर अगर सरकार के प्रति इतनी घृणित मानसिकता होगी तो दिक्कत कर जाएगा आपके लिए, और यही चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और यही सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इसलिए इसे नोट कर लिया करिए, कभी भी सरकार के खिलाफ इतना जहर न रहे आपके भीतर की, क्योंकि है तो पार्ट आपके यूपी का ही, इंडिया का ही है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। हालांकि निश्चित तौर पर सरकार ने वैकेंसी नहीं दी है, लेकिन अब वही सरकार की अपनी चीजें होती, पॉलिसीज होती है, उस पर क्या कोई कर सकता है। सरकार में रह करके बहुत कुछ चीजें देखना पड़ता है। हालांकि ना 60-70 हजार आए तो कम से कम 250, 300, 400 वैकेंसी भी जिस तरह पीछे आती वही ऐसे ही आए करे। तो मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो 60-60 हजार जो वैकेंसी निकालती सरकार ना, वो ये नहीं क्या करे, बल्कि प्रतिवर्ष जो वैकेंसी निकाला गया थोड़ा थोड़ा, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यूअस वे पे होती रहेगी और कोई लोड भी नहीं रहेगा, और हर साल 200-400 हजार बच्चे भी जो है सेट होकर निकलते रहा करेंगे। इससे कंपटीशन बढ़ेगा अपने आप में। ठीक है, चलिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में उत्तर प्रदेश के पहले और देश में अपनी तरह के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का क्या किया है, उद्घाटन किया है। यह संयंत्र टोरेंट समूह द्वारा स्थापित किया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता सालाना जो कितनी है, 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यह संयंत्र दरअसल देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस मिश्रण का सबसे बड़ा क्या है, प्रोजेक्ट है अपने आप में। तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव विकल्प में से आपको करना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, यूपी सरकार ने 2025 में न्यू इंडिया स्किल हब की स्थापना की है। ठीक बात है। दूसरा, इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य की नौकरियों हेतु क्या करना है, तैयार करना है। ठीक बात है। इसमें केवल आईटी क्षेत्र की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी? नहीं बॉस, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। तो मेरे अनुसार तो विकल्प 3 आपका रॉन्ग लग रहा है, विकल्प 1 और 2 सही लग रहा है। मेरे अनुसार तो विकल्प ए इज द राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट पूछा आपसे कि व्हिच इज करेक्ट, तो 1 और 2 होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। पहला और दूसरा कथन क्या इसमें सही है, स्किल हब युवाओं को एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर सहित विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेनिंग देगा। तीसरा कथन क्या है, गलत है आपके आप पे। ठीक है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर तक ही केवल नहीं सीमित है। चलिए, इंटरनल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर वीएन सिंह को, डॉक्टर पीके शुक्ला को, डॉक्टर आर.के. गुप्ता को, या फिर डॉक्टर एस.के. शर्मा को। किसको दिया गया बॉस, बताइए। बहुत अच्छा सा ये जो है प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर सही बताएंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है, बी वाला है, यानी कि डॉक्टर पीके शुक्ला इज द राइट आंसर। इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए। लखनऊ के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं डॉक्टर पीके शुक्ला। लखनऊ के जो लोग होंगे जानते होंगे होम्योपैथिक क्षेत्र में इनका एक बड़ा नाम है, एक उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। तो उन्होंने होम्योपैथी में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ही दरअसल इंटरनेशनल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह अवार्ड आप ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार 16 अगस्त 2025 को गोवा में चौथे अखिल भारतीय होम्योपैथी अनुसंधान शिखर सम्मेलन के दौरान इनको क्रिकेटर सुनील गावस्कर के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। यह सम्मान बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया गया था, कार्यक्रम में दिया गया, जिसमें भारत तथा विदेशों के कई
होम्योपैथी विशेषज्ञ और हस्तियां शामिल हुई थी। डॉक्टर शुक्ला लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित मारुति होम्यो क्लिनिक के संस्थापक हैं और उन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में गहरा और महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। तो ये एक बड़ी चीज है अपने आप में। और अगर आप होम्योपैथी में अगर आपको ट्रस्ट है तो आप जा सकते हैं वहां पर जो है इलाज करा सकते हैं अपना, है ना। आजकल एलोपैथी वाले तो अपना कब्जा बना लिया है, आयुर्वेद और होम्योपैथी को क्या किया है, डाउन कर दिया, लेकिन आप चाहें तो इसमें जा सकते हैं आगे। चलिए अब आपको बताना है कौन सा विधान इसमें सही है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, यूपी सरकार ने 2025 में इनोवेशन चैलेंज ग्रांट की योजना शुरुआत की है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप के लिए बीज पूंजी उपलब्ध कराना है। यह योजना केवल विज्ञान स्नातकों के लिए है। क्या आपको लगता है इसमें से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? अगर आपको पता है तो बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन 1 और 2 यानी कि ए होना चाहिए सही। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये सभी स्नातकों के लिए है, नॉट ओनली साइंस ग्रेजुएट के लिए, है ना, सिर्फ विज्ञान स्नातकों के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 2025 में यूपी सरकार ने, ठीक है, किस जिले में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी की शाखा खोलने का जो है निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका वाराणसी, लखनऊ, नोएडा या फिर कानपुर। तो भैया इसमें से कहा जाएगा लखनऊ हो जाएगा संभवतः। क्या वैसे दोनों लखनऊ कानपुर दोनों होना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, एक विकल्प देखते हैं इसमें से हम। लखनऊ होना चाहिए। ठीक है, लखनऊ में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा बलों को औद्योगिक सुरक्षा और डिजास्टर मैनेजमेंट की आधुनिक ट्रेनिंग देना है अपने आप में। तो ये एक बड़ी बात है कि नए चीजों को इसमें ट्रेंड करना है हमारे सैनिकों को। चलिए अब एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए है कि अगर आपका लक्ष्य जो है 2023 का मुख्य परीक्षा है आरओ एरो का, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, आप लोग ने रिजल्ट देख ही लिया होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, एक बेहतर तैयारी, तो आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें हम लोग मेंस में क्या कर रहे हैं कि जीएस का जो सेक्शन आपका है उसको छोड़ दीजिए, आप उस सेक्शन को छोड़ करके और आपकी जितना सेगमेंट आपका बचता है, आंसर राइटिंग वाला, मतलब हिंदी का पत्र लेखन आदि, कंप्यूटर का सेक्शन आपका हो गया, ठीक है, प्लस आपके जो है जो एसए का टॉपिक हो गया, इन सभी के वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज और इनके नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एग्जाम के पहले, इसके अलावा मंडे टू संडे यानी कि सोमवार से शनिवार तक, रविवार तक लगातार टॉपिक वाइज आपके टेस्ट, उसकी कॉपी का चेक होना और फीडबैक देना आपको, आपकी मेंटरशिप, आपके गाइडेंस, इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, उसके नोट्स और इस पर आधारित वीडियो लेक्चर्स, प्लस इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों पर आधारित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो आपके निबंध के साथ साथ आपके पीसीएस और आरओ की प्री और मुख्य परीक्षाओं में जीएस में काम आएगा। तो ये सारा सेगमेंट और आपकी मेंटरशिप, आपकी गाइडेंस, समय समय पर जूम मीटिंग के माध्यम से आपसे संपर्क करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ये सारी चीजें जो है दरअसल आपको जो है इसमें कराई जा रही हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप जो है हमारे इस दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और कोई डाउट आदि होगा तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे आप मुझसे सीधे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए आप डिकोड एग्जाम का एप्लीकेशन आप लोग गूगल प्ले स्टोर से क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कोर्स में जाइएगा, वीडियो कोर्स में जाने पर आरओ ओनली मेंस विदाउट जीएस के नाम से जो टैब होगा उस पर क्लिक करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अभ्युदय बैच भी चल रहा है हमारा प्री प्लस मेंस के नाम से, तो आप उसमें भी एडमिशन लेकर के 2026 आरओ की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में ई कृषि मंडी पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, दूसरा, इसका उद्देश्य किसानों को सीधे मंडियों से जोड़ना और बिचौलियों को कम करना है। ठीक है, यह केवल 15 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन से कथन क्या है सही है, आपसे बताइएगा। मुझे जो लगता है तो इसमें तीनों विकल्प मुझे क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं बॉस। ठीक है, यानी कि ऑल करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन सही हैं। ई कृषि मंडी पोर्टल किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। प्रारंभ में इसे 15 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। बाद में पूरे राज्य में इसमें विस्तार से उसको जो है लागू किया जाएगा। ई मंडी पोर्टल किसानों को जो है क्या करेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा आजकल, ताकि आप अपने जो भी आपकी फसल आदि हो उसको आप मार्केट में आप देख पाए कि उसके आपका रेट आदि क्या है और उसको ऑनलाइन आप बुक कर पाए बेचने के लिए। तो आजकल डिजिटलाइज चीजें खूब हो रही हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी। चलिए 2025 में कौन सा शहर राष्ट्रीय फार्मा पार्क के रूप में चुना गया है? तो ए ऑप्शन झांसी, बी वाराणसी,
सी लखनऊ और डी आपका क्या हो जाएगा नोएडा। कौन सा सिटी है इसमें जिसको हम लोग राष्ट्रीय फार्मा पार्क के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं? तो ये आपका विकल्प जहां तक मुझे लग रहा है सी हो जाना चाहिए, आपका लखनऊ होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं जरा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि लखनऊ को ही राष्ट्रीय फार्मा पार्क के लिए चुना गया और इसका उद्देश्य दवा उत्पादन और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, चलिए आगे। यूपी सरकार ने 2025 में गंगा ग्राम योजना 2.0 की शुरुआत की है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें गंगा किनारे बसे सभी गांवों को स्वच्छ ऊर्जा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जोड़ा जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, यह योजना केवल प्रयागराज जिले तक सीमित है। मुझे तो यह नहीं लग रहा है बॉस, मुझे लग रहा है कि इसमें से ए और बी यानी कि एक कथन सही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा इसमें से कि ये जो स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी, ठीक है, और दूसरा ये जो आप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि जो सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए है। मुख्य परीक्षा में और निबंध के दृष्टिकोण से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है, ठीक है, क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर खूब सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए क्या करिएगा, करना है आपको, रेडी कर लेना है इसको हर हाल में। ठीक है, ये निबंध सॉलिड वेस्ट पर यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर तो आपके निबंध देखने को मिलता है, आपके क्या कहते हैं इसमें निबंध वाले में से, तो इसको रेडी कर लीजिएगा आप। यानी कि ए इज द राइट आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, बिल्कुल वही बात है। और यह योजना जो है दरअसल गंगा किनारे सभी जिलों पर लागू होती है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि यह केवल प्रयागराज सीमित नहीं है। गंगा के किनारे जो कुछ भी जितने भी आपके सिटी आएंगे उनमें यह योजना जो है क्या हो जाएगी, अपने लागू हो जाएगी। गंगा किनारे सभी गांवों को, आप जानते होंगे कि सॉलिड वेस्ट अपने आप एक बड़ा मुद्दा रहता है और गंगा में पॉल्यूशन आदि बहुत दिक्कत करता है, इसलिए इनको सही किया गया है इस योजना के माध्यम से। 2025 में यूपी सरकार ने किस जिले में डिफेंस इक्विपमेंट टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो कानपुर, आगरा, झांसी या मेरठ? तो इसका एग्जैक्टली जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है तो मुझे बताने का कष्ट जरूर कीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या ये आपका जो है ए हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। क्या कानपुर ही आपका क्या है एग्जैक्टली सही उत्तर है बॉस। इसलिए आपको क्या करना है, याद रखना है इसको भी। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर करने की कोशिश इसको मत कीजिएगा किसी भी हाल में। एक एक प्रश्न। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अब उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न जो है खूब पूछे जाते हैं, और उत्तर प्रदेश विशेष जो है आपके न सिर्फ प्री एग्जाम में है पीसीएस और आरओ में, बल्कि अगर हम बात पीसीएस मुख्य परीक्षा करते हैं तो उसमें 2 पेपर आपका पीसीएस मुख्य परीक्षा में है, केवल यूपी स्पेशल का। हालांकि सिलेबस कोई बहुत खास मुझे नजर आता है नहीं, बहुत अनवांटेड चीजें भर रखी है उसमें, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश विशेष आपके न सिर्फ आपके मुख्य परीक्षा के लिए बल्कि प्री में भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और यहां से प्रश्न पूछा आता है। और अगर आप पीसीएस आदि का इंटरव्यू देंगे तो वहां पर जो है इंटरव्यू में प्रश्न यूपी की योजनाओं के बारे में, यूपी की महत्वपूर्ण जो भी नई नई रणनीतियां या जो भी अन्य चीजें हुई होंगी यूपी में, वो खूब पूछता है। तो इसलिए यूपी के सेगमेंट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटा सेगमेंट है और एक बेहतर नंबर आप इसे पा सकते हैं। 4 ही 5 प्रश्न अगर आप यूपी स्पेशल के आएंगे ना तो भी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसकी। तो यूपी सरकार ने लखनऊ और कानपुर, ये 2 सिटी हैं, इन जिलों में डिफेंस इक्विपमेंट टेस्टिंग सेंटर यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य क्या हो जाएगा, रक्षा यानी कि जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं, रक्षा उत्पाद हैं के लिए आवश्यक परीक्षण और बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करना, जिससे मेक इन इंडिया को क्या हो सके, बढ़ावा मिल सके। और आप जानते होंगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये सब कार्यक्रम अपने आप में देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल कार्यक्रम, डिजिटल इकोनॉमी, है ना, ये सब चीजें बहुत बेहतर ढंग से कार्य कर रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है
निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव विकल्पों में से आपको करना है। तो नंबर 1 क्या है? यूपी सरकार ने 2025 में हर घर स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका उद्देश्य हर परिवार से कम एक सदस्य को उद्यमिता से जोड़ना है। यह बहुत बड़ी बात है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि देश की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो उद्यमिता के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने का प्रयास डेफिनेटली करना चाहिए और हर विद्यार्थी को करना चाहिए। सिर्फ सरकारी नौकरी ही मिल जाए इसी के लिए पढ़ाई करनी, ऐसा काम मत कीजिएगा। आप प्रयास कीजिए, आप लोग सरकारी नौकरी के लिए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यह मत सोचना कि मैं आपका मन गवर्नमेंट जॉब से हटा रहा हूं। मैं आपको इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा हूं कि अगर जीवन में नहीं मिल पाया गवर्नमेंट जॉब तो लोड मत लीजिएगा। सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए सरकार बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इसमें आपको लोन आदि खूब अच्छे से मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सरकार इसके लिए, जैसे क्या है, हर घर स्टार्टअप योजना, यानी कि एक व्यक्ति का हर घर में उद्यमी होना आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति उद्यमी हो गया तो चीजें बहुत आगे चल जाएंगी। नौकरी में क्या होता है कि आज अगर आप कल को पिता बनते हैं, बनेंगे डेफिनेटली। अगर कल को अगर आपने नौकरी छोड़ रिटायर हो ही जाएंगे, रिटायर होने पर आपको अब तो पेंशन भी नहीं मिलती वैसे भी, तो जितना पैसा आप छोड़ देंगे कमा करके बस उतना ही रहेगा, खत्म। लेकिन बिजनेस जितना आप बढ़ा पाएंगे, बिजनेस उससे आगे बढ़ेगा आपका। नौकरी में नए सिरे से कमाना होता है, बिजनेस को और आगे बढ़ाना होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अपने आप पे। ठीक है, एक अपने आप में आधिपत्य रहता है बिजनेस का। आपके बच्चा संभाल सकता है, बच्चा नहीं पढ़ पाया, कोई दिक्कत होगी तो बिजनेस संभाल लेगा। लेकिन नौकरी में तो आपको नए सिरे से बच्चे को आपको मेहनत करना पड़ेगा, शुरू से पढ़ना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए इंडस्ट्रियल फील्ड में जाना अपने आप पे बहुत अच्छा चीज। मुझे खुद जो है उद्यमिता पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। इसके लिए आगे प्रयास मेरा भी आगे जारी है, देखते हैं क्या कुछ हम कर पाते हैं। चलिए, खैर ठीक है। और ये तीसरा कथन रॉन्ग है क्योंकि यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए है, सिर्फ सिटी के लिए नहीं है। भाई हर घर में स्टार्टअप, तो हम ऐसे तो है नहीं कि हम चाहेंगे खाली गांव का ही बच्चा उद्यमिता में आगे आए या केवल शहर का है। गांव, अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हर गांव के हर परिवार के व्यक्ति को, बच्चे को, और शहर के हर परिवार के एक व्यक्ति को उद्यमिता में शामिल करना है, टारगेट है सरकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक मुक्त पहल के तहत भक्तों और दुकानदारों को किस विकल्प को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है? नंबर ए, प्लास्टिक बैग और कप के लिए बांस की टोकरी और स्टील के लोटे, एल्युमिनियम कंटेनर या फिर पेपर प्लेट्स और कांच के गिलास। ठीक है, ये काशी विश्वनाथ में प्लास्टिक मुक्त पहल आप चलाया गया, आप जानते होंगे। और प्लास्टिक जैसा कि आप जानते होंगे बहुत खतरनाक होता है, डिग्रेड नहीं होता है प्लास्टिक अगर आप कभी सोचते हैं कि आप प्लास्टिक की पॉलिथीन को कभी आप सोचते हैं कि उसको आपने जला दिया, तो जैसे कई बार क्या होता है सोचते हैं जला दिया तो खत्म हो गया प्लास्टिक। नहीं, आपने अगर प्लास्टिक को, अगर कोई ये प्लास्टिक का थैली है आपके पास, ये आपका क्या है, लैंड एरिया है, आपने सोचा कि इसको हम दबा देंगे, आप सोचेंगे दबाने पर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगी। इस प्लास्टिक को अगर दबाने के बाद अब हजारों साल बाद भी खोदेंगे ना, ये प्लास्टिक की पॉलिथीन आपको वैसे ही मिलेगी, एज इट इज मिलेगी, सड़ती नहीं है प्लास्टिक। अभी ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं सड़ती है। आप कभी गांव वगैरह गए होंगे तो कुदाल से मारते होंगे, देखते होंगे आपका फावड़ा फंस जाता होगा, तो फंसने पर देखता हो एक पन्नी निकलती होगी अंदर से, काली पन्नी, पीली पीली, कभी नहीं सड़ती पॉलिथीन, सड़ती ही नहीं भाई साहब। ठीक है, दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि पॉलिथीन को आपने जला दिया, जल गई, खत्म हो गई, तो भी नहीं खत्म होती है। जलने पर तो जो धुआं निकलता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत खतरनाक होता है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, जलने पर जो राख निकलती है ये मिट्टी मिल जाती है जो कि बहुत जहरीली होती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को डाउन कर देती है। तो जलने पर भी नुकसान जबरदस्त करती है, इनफैक्ट जलने पर तो और नुकसान करती है। जलने पर तो हवा और मिट्टी दोनों को नुकसान पहुंचाती है। नहीं जलाओगे तो कम से कम मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगी, और जला दोगे तो मिट्टी और एयर दोनों को पॉल्यूट करेगी। दूसरी बात है, जब पॉलिथीन इस जगह पर पड़ी रहेगी तो क्या होती है, ये क्या होती है, ये जो है एक तरीके से ये पानी को रिसने नहीं देती है अपने आप में। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो जाता है। क्यों? वर्षा का जो जल होता है वो पन्नी के ऊपर ही रह जाता है, सूख जाता है, खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो जब पन्नी नहीं रहेगी तो पानी रिसे के अंदर जाएगा, लेकिन जब पन्नी रहेगी तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट जल जो चीजें होती हैं वो दिक्कत कर जाएंगे अपने आप पे। तो ये प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त काशी विश्वनाथ बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है। हालांकि हमारी आपकी बेवकूफी होती है, पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं, हमसे कहीं गुना
समझदार गांव के लोग होते हैं। गांव के लोग झोला लेके सामान लेके जाएंगे, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि थैला लेके जाना है तो आप शर्म महसूस करेंगे अपने आप पे, यार कपड़े का झोला कैसे लेके जाएं। और ये जो है हमारी नाकामयाबियों में से एक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अभी IQ इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें से क्या कहा गया था कि दुनिया में सबसे जो प्रदूषित राजधानी है वो कौन सी है बॉस? पता है आपको? नहीं पता है? सुन लीजिए, दुनिया में जो अभी हाल ही में IQ रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसमें दुनिया में जो सबसे जो प्रदूषित जो राजधानी है कौन सी है, वो आपकी न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली। ध्यान सुन लीजिएगा, ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, नई दिल्ली है। और इसके अलावा एक अपनी उपलब्धि पर और हंस लीजिए, मजा ले लीजिए। क्या उपलब्धि है आपकी? वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर जो सबसे प्रदूषित शहर हैं, उस प्रदूषित शहरों में, देशों में, उस प्रदूषित देशों में जो 5वें नंबर की जो कंट्री है वो कौन सी है? आपका प्यारा भारत महान, यानी कि हमारा भारत महान, यानी कि 5वीं सबसे पॉल्यूटेड जो कंट्री है वो क्या है? आपकी इंडिया है। ये 5वें नंबर पर है वर्ल्ड वाइड बॉस, ठीक है। और ये नई दिल्ली कैपिटल के मामले में, राजधानी के मामले में नंबर 1 पर है। और एक उपलब्धि और सुन लीजिए अपने आप में IQ वाली, वो क्या है? वो ये है कि दुनिया में क्या है? 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं। क्या? दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं बॉस आपके। अब इसमें एक मजेदार बात सुन लीजिए आप कि ये जो दुनिया में सबसे जो 12 लिख गया था, माफ कीजिएगा, जो सबसे ये जो प्रदूषित जो 20 शहर हैं, इसमें से जो 13 शहर हैं आपके, जो 13 सिटीज हैं, वो आपके प्यारे भारत देश से हैं, इंडिया से हैं। अब आप बताइए कि ये आप उपलब्धि यहां पर देख पा रहे होंगे। हालांकि इस डेटा से, IQ रिपोर्ट से मैं इत्तेफाक रखता नहीं हूं, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो भारत को बदनाम करने की कोशिश किया था, लेकिन हां ये वास्तविकता है कि हमने अपने देश को जो है प्रदूषण से, प्रदूषण के मामले में हमने अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर दिया है कि हमको तो प्रदूषण फैलाना है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, हम सब में हम आगे हैं अपने आप पे। तो इसलिए अपने पढ़े लिखे होने का हमें सबूत देना चाहिए, इतना कार्य नहीं करना चाहिए कि दिक्कत कर जाए अपने आप पे, है ना। तो डेटा आप एग्जाम पूछा सकता है। अभी हालिया एक रिपोर्ट आई थी, उसी में IQ इंडेक्स के बारे में जानकारियां दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए जो है वहां पर काशी विश्वनाथ में क्या कहा गया है कि प्लास्टिक मुक्त अगर आपको जो है काशी विश्वनाथ करना है तो उसके लिए आप क्या काम कीजिए? बांस की टोकरी और स्टील के लोटे का इस्तेमाल कीजिए, दैट्स इट, बस। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम को आधिकारिक तौर पर 11 अगस्त 2025 से प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया है अपने आप में, और इसीलिए जो है बी वाला ऑप्शन सही था। इस पहल के तहत मंदिर परिसर में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें दूध, फूल माला जैसी पूजा सामग्री के लिए उपयोग होने वाले प्लास्टिक पात्र, टोकरी, लोटा आदि क्या है इसमें शामिल हैं। मंदिर प्रशासन जो है इसने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भक्तों और दुकानदारों को प्लास्टिक के बजाय बांस की टोकरी, स्टील के लोटे जैसे पर्यावरण मित्र विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रयास से क्या होगा? इस प्रयास में दरअसल स्थानीय विधायक और पार्षद भी सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं, और भक्तों से भी अपील की गई कि वे मंदिर परिसर में प्लास्टिक सामग्री हाथ साथ में लेकर के ना जाएं या ना आए, ठीक है। चलिए नंबर 1 पॉइंट है, सही कथन इसमें बताना आपको। यूपी सरकार ने 2025 में स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया है, ठीक है, ओके। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को रिसर्च और प्रोटोटाइप विकास के लिए आर्थिक सहायता देना है। यह फंड केवल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है। यह कथन रॉन्ग है, और 1 और 2 कथन सही है आपका। आप बताइए कि क्या मैं सही बता रहा हूं? क्या इसका विकल्प जो है ए वाला होगा या इसका विकल्प कुछ और होगा? बताइएगा मुझे तुरंत कमेंट करके, क्या होगा इसका विकल्प? इसका विकल्प होगा बॉस 1 और 2 ही होगा, नहीं कि ए, मेरे अकॉर्डिंग तो ए वाला होगा। ये केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है, इतने फेमस तो नहीं है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट वाले की, इन्हीं के लिए होगा कार्यक्रम पूरा, है ना, ठीक है। ए होगा, यानी कि पहला और दूसरा कथन गलत है। यह फंड सभी विषयों के छात्रों के लिए, तीसरा विकल्प गलत है, केवल इंजीनियरिंग छात्रों वालों के लिए ही नहीं है बॉस, है ना। चलिए अब एक छोटा सा आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है ना, और ये एडवर्टाइजमेंट आपका पीसीएस के लिए है। हम लोग पीसीएस का बैच चला रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, फाउंडेशन कोर्स के नाम से बैच हमारा है, जहां पर हम लोग प्री का लेक्चर्स, आपका मेंस का, मतलब प्री प्लस मेंस का सेम लेक्चर, एक ही लेक्चर, अलग से नई तैयारी कराई गई है, क्योंकि प्री की तैयारी अलग और मेंस की तैयारी अलग,
ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है पीसेस में। कोई बहुत करना चाहता है तो करा देंगे हम लोग, अलग बात है, क्योंकि अगले साल हम लोग सोच रहे हैं भैया, क्योंकि डिमांड आती रहती है भैया सर प्री सर करना है, क्यों सर प्री करना है, केवल प्री करना है। वैसे तो बैच अगले साल में भी केवल प्री का हम लोग स्टार्ट कर दें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्री प्लस मेंस साथ में तैयारी होती है, इंटीग्रेट होती है। इसीलिए हम लोगों ने फाउंडेशन बैच में प्री प्लस मेंस के लेक्चर्स को अपलोड किया है। यहां पर आपको इनके सभी के वीडियो लेक्चर्स प्लस इनके नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, न सिर्फ प्री के बल्कि क्लास में आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी हल कराया जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बॉस, इसके अलावा यहां पर आपको प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी, आंसर एंड प्रैक्टिस आपका, क्विज आपका, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। इसके अलावा मंथली मैगजीन आपको मिलेगी, उसके नोट्स मिलेंगे, उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं पर आधारित संपादकीय जो होता है उनके वीडियो लेक्चर्स और उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपकी मेंटरशिप, आपकी गाइडेंस, ये सब चीजें आपको यहां पर दी जाएंगी। और सीसैट, हिंदी, ये सारा सेक्शन भी आपको इसमें कराया जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं रहेगा जो छूट जाए। इस कोर्स को पढ़ने के बाद ईमानदारी पूर्वक वास्तविकता में आपको किसी भी बाहरी स्रोत या कोई बहुत मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रह जाएगी। आपको पढ़ने की इच्छा रहेगी तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से पढ़ाया गया है बहुत ज्यादा, ताकि यह दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आदि जो है गांव से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, तो चीजें उनको नहीं समझ में आती, इसलिए बहुत बेसिक के साथ पढ़ाया गया है। सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं प्रॉपर तरीके से, और इसके लिए आपको कोई दिक्कत आदि हुआ करेगी तो उसके लिए जो है आप टीचर आदि से बात भी कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर मेंशन है, आप जो है यहां पर बातचीत कर सकते हैं। यहां पर पीसीएस 2026 लिख करके आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी सूचना थी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में यूपी का कौन सा जिला राष्ट्रीय सौर पार्क के लिए चुना गया है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहें तो इसका आंसर बता सकते हैं। नंबर ए पॉइंट है हमीरपुर, बी है सोनभद्र, सी है आपका झांसी और डी है आपका क्या चित्रकूट। कौन सा जिला राष्ट्रीय सौर पार्क के लिए? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें जो आंसर आपका है ये वाला सोनभद्र वाला, ये हो जाएगा सही। बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, अच्छा आप लोगों ने क्या सोलर पैनल्स अपने घर पे लगवाए कि नहीं लगवाए हैं? नहीं लगवाए हैं बॉस, तो लगवा लीजिए। सरकार इसके लिए व्यापक स्तर पर सब्सिडी दे रही है, कम से कम ना बहुत ज्यादा तो कम से कम जो है 2 ही उसका लगवा लीजिए, क्या कहते हैं पावर का, है ना, 2 किलोवाट का लगवा लीजिए पर। और इससे जो है एक व्यापक स्तर पर जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर हमारी डिपेंडेंसी और बढ़ेगी, मजबूत होगी और बेहतर कार्य होगा। बिजली का बिल आपका जो है फ्री हो जाएगा। 300 यूनिट तक का टारगेट है ना सरकार का सालाना, ठीक है, मतलब महीने वाइज, ध्यान रखिएगा। सोनभद्र को राष्ट्रीय सौर पार्क के लिए चुना गया। यहां बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। आजकल सरकार इस पर बहुत फोकस कर रही है, और देखिएगा कि वह दिन दूर नहीं जब हर घर में जो है सोलर पैनल हो जाएगा। जिस प्रकार से हर घर में फोन है, उस ऐसे ही आने वाले टाइम में हर घर में जो है वो हो जाएगा क्या, सोलर पैनल। मुझे याद है कि हमारे घर में 1998 में सौर ऊर्जा लग गया था। नेडा आप जानते होंगे, सुना होगा, उनकी योजना थी अपने आप में, और हमारे घर में 2 लाइट, हाँ 2 लाइट था, किसी किसी यहाँ पंखा भी था, 2 लाइट जो है हम लोग के यहाँ लगी हुई थी, और सौर ऊर्जा बहुत अच्छा लगता था, मजा आ जाता था, मतलब उससे बहुत बेहतर कार्य होता था। लेकिन अब वो हालांकि नहीं रहा है, अब तो खराब हो गया सौर ऊर्जा, क्योंकि उसका जो पैनल होता है ना वो सिलिकॉन से जो बना हुआ था वही खराब हो जाता है मोस्टली। चलिए, और वही महंगा भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यूपी सरकार ने, इसमें भी करेक्ट आपको बताना है कि यूपी सरकार ने 2025 में ई गवर्नेंस अकादमी की स्थापना की है। क्या ई गवर्नेंस? दूसरा, इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल गवर्नेंस का प्रशिक्षण देना है। अकादमी केवल लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित होगी। अब इसमें से आप बताइए क्या होगा, इसका उत्तर ए होगा, 1 और 2 होगा। अब एक बात देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यूपी सरकार ने ई गवर्नेंस अकादमी की स्थापना की है। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, यूपी स्पेशल के रेफरेंस में ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट जो आपका है क्या, ई गवर्नेंस वाला, ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस, GOVERNANCE, ई गवर्नेंस, ये बड़ा महत्वपूर्ण आता है। ई गवर्नेंस भाई साहब आपके, जब आप पीसीएस का या यूपीएससी का जब आप सिलेबस देखेंगे तो पेपर जो है, जो आपका कौन सा वाला है, सेकंड वाला है पॉलिटी में, इसमें गवर्नेंस एक टॉपिक है जहां पर सुशासन, ई गवर्नेंस,
ठीक है, ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। यानी ई गवर्नेंस का मतलब हो गया हम चीजों को डिजिटलाइज रूप में इंटरनेट के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे यहां पर, ताकि पारदर्शिता और ज्यादा मजबूत हो। तो यूपी में इस पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए गवर्नेंस को, यानी कि जो हमारा जो प्रशासन होता है उसको मजबूत करने के लिए चीजों को यहां पर कराया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों को डिजिटल जो है गवर्नेंस का जो है एक प्रशिक्षण दिया जा सके। ये एक बड़ी बात है अपने आप पे, क्योंकि जब तक डिजिटलाइज नहीं होंगे तो चीजें दिक्कत कर जाएंगी। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ, तब चीजें बेहतर कर पाएंगे और स्पीड के साथ कर पाएंगे। तो ये सरकार की एक प्रमुख पहल में से एक है। निश्चित तौर पर इससे जो है जवाबदेहिता, पारदर्शिता होगी और ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से सुशासन की जो संकल्पना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, साकारित होगी। गुड गवर्नेंस, इससे क्या आ जाएगा, ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की संकल्पना साकारित होगी। ध्यान रखिएगा। तो यह अकादमी केवल लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं है, बल्कि यह अन्य संस्थानों में भी कार्य करेगी अपने आप पे, ठीक है, यह देखिएगा इस पॉइंट को भी। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और हमारे जिले से संबंधित है, ठीक है, जहां हम रहते हैं उसी सिटी का नाम दिया गया, बहराइच जिले के कारीकोट गांव को 2025 में किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पुरस्कार, बी है भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संरक्षण पुरस्कार और डी है आपका भारत सरकार सतत विकास पुरस्कार। इन चारों पुरस्कारों में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो इसको दिया गया अभी हाल ही में? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार, इस पुरस्कार से जो है बहराइच के जिले के कारीकोट गांव को जो है क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। यह देखिएगा। अच्छा, बहराइच जिले से एक बात आपको याद दिला दूं, बहराइच से जुड़ा हुआ जिला क्या है, लखीमपुर खीरी है, और लखीमपुर खीरी में क्या है, दुधवा स्थल पार्क है। और बहराइच जिले में एक है कतरनिया घाट, सुना कि नहीं सुना है, क्या कतरनिया घाट? कतरनिया घाट, जहां पर अभी सफारी की सुविधा की रखी गई, कतरनिया घाट आपको मैंने बताया भी था। आप कतरनिया घाट जाइए, बहुत बहुत फेमस स्थान है। और यहीं पर एक स्थान सोनपथरी का नाम सुना होगा, क्या? सोनपथरी, ठीक है, सोनपथरी बड़ा मनोरम दृश्य है। अच्छा, आप लोग जानते हैं क्या कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो बहराइच है, बहराइच से एक आगे जब आप जाएंगे तो वहां पर एक स्थान पड़ेगा भिनगा, सुना होगा संभवतः आप लोगों ने। भिनगा से पहाड़ जो है शुरू हो जाते हैं शायद, जैसे आप लोग शायद जानते होंगे कि जब आप उत्तराखंड में जाओगे और जब आप जो है क्या कहते हैं इधर जाओगे बुंदेलखंड एरिया में जाओगे तभी पहाड़ मिलेंगे आपको, नहीं, हमारे बहराइच में भिनगा से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। और कोरोना के टाइम में हमारी छत से पहाड़ दिखता था, इतना जो है क्लीन एनवायरमेंट हो गया था अपने आप पे। तो सोच लीजिए आप, तो पहाड़ हमारी तरफ भी है, इसलिए आप आके जो है विजिट कर सकते हैं आप हमारे यहाँ पर भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और चीजें आपको क्या करेंगे, फायदेमंद भी होंगी। पहाड़ घूमने से कई सारे फायदेवादी होते हैं। तो बहराइच जिले में आप आइएगा, वहां पर आपको पहाड़, जंगल, कतरनिया घाट और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। एक बड़ा मनोरम सदस्य आपको कतरनिया घाट पर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहराइच जिले के कतरनिया घाट, वन प्रभाग और इसके अलावा सोनपथरी आदि जगहों पर जाएंगे, घूमेंगे, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो बहराइच जिले के कारीकोट गांव को भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन यानी कि आईसीआरटी पुरस्कार 2025 के लिए क्या किया गया है, चयनित किया गया है, ठीक है। यह सम्मान दरअसल सतत पर्यटन में अग्रणी होने के कारण दिया जाएगा, जिसमें दिया गया है नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने पर क्या है, जोर दिया गया है इसमें। कारीकोट गांव जो है मुख्य रूप से थारू जनजाति समुदाय द्वारा संचालित पर्यटन पहल के लिए जाना जाता है। और यह प्रश्न भी आता है आपके एग्जाम में, थारू जनजाति बहराइच में पाई जाती है, लखीमपुर खीरी में पाई जाती है ना, जिसमें हेमस्टे, इको टूरिज्म और सांस्कृतिक अनुभव शामिल हैं। इन पहलों से स्थानीय महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। और यह पुरस्कार दरअसल 13 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है। चलिए, अब ये हमारे यूपी स्पेशल के जो 100 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए थे, ये आज पूरे हो गए। ये सीरीज हमारी आज पूरी हो गई है और शुभकामनाएं, इनके सारे प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा। और अब इसके अलावा जो मैंने 2 महीने का जो मैंने कंटेंट कराया था आपको, जनवरी का और फरवरी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ था, अब हम उसकी शुरुआत उसको भी कर देंगे। तो आप लोग उसको भी कर लीजिएगा कंप्लीट अच्छे तरीके से, ठीक है। वो सीरीज भी आपकी शुरू हो जाएगी। आइए अब हम लोग छोटे से एडवर्टाइजमेंट पर बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर आपको आरओ का अभ्युदय बैच के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपका टारगेट 2026 का
RO का एग्जाम है तो आप हमारे इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। यहां पर आपको प्री प्लस मेंस के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम पर आपका क्विज, ठीक है, प्रैक्टिस सेट मतलब की, और इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, उसके वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स, इंपॉर्टेंट मैगजीन और न्यूज़पेपर पर बेस्ड आर्टिकल्स, उनके वीडियो और उनके नोट्स, मेंटरशिप गाइडेंस, उत्तर लेखन, बहुत कुछ आपको इसमें दिया जा रहा है। आप जो है अगर विश्वास करते हैं तो आप डिकोड एग्जाम के इस बैच पे विश्वास करके, डिकोड एग्जाम के टीम पर विश्वास करके आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आप अभ्युदय बैच, क्योंकि प्री प्लस मेंस का जो बैच स्टार्ट हुआ है वो क्या, उसका नाम क्या है, अभ्युदय बैच है। ये अभ्युदय बैच कहां से मिलेगा आपको, आप गूगल प्ले स्टोर से डिकोड एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आप अपनी आईडी बना लीजिएगा। आईडी बनाने के बाद आप वीडियो कोर्स में क्लिक कीजिएगा। वीडियो कोर्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अभ्युदय 2026 प्री प्लस मेंस के नाम से, उस पर क्लिक कीजिएगा, डिटेल्स चेक लीजिएगा, डेमो वीडियो पड़ा होगा उसको चेक करके देख लीजिएगा। सीधे वहीं पर पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, सीधे आप हमारे जो है कोर्स पे जुड़ जाएंगे तुरंत, हैंड टू हैंड। तो ये एक सूचना आपको देनी थी, आई थिंक कि आप इसको समझ रहे होंगे। इसके अलावा अगर अभी 25 में जो आपका एग्जाम अभी हो रहा है, अगर और ये पीसीएस वाला, इसमें अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप सीधे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी बैच में एडमिशन लेना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधे हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440921 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आपको आती है, कोई भी दिक्कत आपको आती है, 201 है, ध्यान रखिएगा इसको, कोई प्रॉब्लम आती है सीधे आप मुझसे बात कर लीजिएगा, बेहिचक बेझिझक। लेकिन तैयारी में कोई कंफ्यूजन रह जाए ये मत कीजिएगा प्लीज आप लोग, है ना। तो और लेक्चर के शुरुआती पॉइंट में मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो है अल्टीमेटली क्या करना है आपको, कि इस नवरात्र में प्रण जो मैंने आपसे कहा है, व्रत जो मैंने कहा है, कि इसमें व्रत में इस पूरे इस 9 दिन में जो आपने जो कुछ सीखा होगा, जाना होगा, उस पर विश्वास करते हुए व्रत लेना है, अपने आप में संकल्प लेना है कि आपको अगले वर्ष जो है कामयाबी के मुकाम तक पहुंचना है। और उसके लिए आपको निरंतर सतत प्रयास के रूप में आपको अपने को आगे बढ़ाना, और ईमानदारी पूर्वक, मैं बार बार कहता हूं ईमानदारी पूर्वक, अपने साथ धोखा मत कीजिएगा, है ना, कि पापा का फोन आया तो कहें कि हाँ पापा पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं या घर में ही अगर आप रहते हैं, अगर 21 अगर आप हो गए हैं तो आप अपने गार्जियन स्वयं हैं, आपको खुद को डील करना है। कोई आपको सुबह उठ के उठाएगा नहीं। माता पिता भी एक उम्र के बाद आपको ज्यादा डांटते वाटते नहीं है, बचपन में तो खूब थप्पड़े मारते हैं, और आजकल के माता पिता तो वैसे भी नहीं मारते हैं बिल्कुल भी। आजकल के बच्चे और माता पिता में पता ही नहीं चलता कि कौन बच्चा कौन माता पिता है भाई, इतने फ्रेंडली है भाई साहब। हमारी तो खूब कुटाई हुई थी भर भर के, लेकिन आप लोग की तो नहीं होती होगी, ठीक है। तो इतना लोड मत लीजिए, लेकिन अपने आप को सही मार्ग दिखाइए अपने आप को, और एक सही रास्ते पर चलिए, और अपनी कामयाबी के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, और आपको आगामी दशहरा पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है।
इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।